हेलो एवरीवन। यूनिट सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन में पढ़ते हुए हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी। सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड भी स्टडी किया और गैस इन लिक्विड भी स्टडी किया, जिसमें हेनरी लॉ था। आज का टॉपिक आगे बढ़ते हुए है, इसी में आगे बढ़ेंगे हम। आपके दो मेजर टॉपिक बचते हैं। एक अब स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। दूसरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। शायद सबसे बड़ा टॉपिक वही है इस यूनिट का, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब दो मेजर टॉपिक्स आपके बचते हैं। फर्स्ट वन वेपर प्रेशर, जिसकी आज हम बात करेंगे, और सेकेंड वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सेंटर में डालना, बिल्कुल लाइन के सेंटर में हेडिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर से ही आप बॉइलिंग पॉइंट को भी शायद सही समझ पाओगे ठीक से। तो ये हेडिंग मैंने तो साइड में डाली है, आप बिल्कुल लाइन के बीचों बीच डाले हैं वेपर प्रेशर। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ये कैसे निकाला जाता है, और हम यहां इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पहले वेपर प्रेशर की ही बात कर लें। एक हमने कंटेनर लिया, नॉर्मल कंटेनर आप ले सकते हैं घर पे। इसके अंदर एक लिक्विड हमने ले लिया। लिक्विड के पार्टिकल हैं, मान लीजिएगा, और इनमें स्पेस है। लिक्विड है तो स्पेस है, सॉलिड होता तो जुड़े होते, क्लोज पैक्ड होते, लेकिन इनके बीच में स्पेस है। इसका मतलब ये लिक्विड ही है। लिक्विड के ये पार्टिकल्स हैं। अब इस कंटेनर को हमने ऊपर से ऐसे बंद कर दिया, और हमने इसमें एक बैरोमीटर लगा लिया। बैरोमीटर मतलब प्रेशर मेजर करने का एक एपरेटस, बैरोमीटर। एक ट्यूब होती है, ऐसे मैं इस ट्यूब को आगे ऐसे बढ़ाऊं, वही मान लीजिएगा। इसमें मरकरी फिल किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसे बना नहीं रहा हूं, इसे रफ कर देता हूं, लेकिन माना जाए कि ये क्या जुड़ा है इससे, यहां क्या है, बैरोमीटर है, ठीक है जी। तो बैरोमीटर इससे जोड़ा गया है। तो ऊपर नहीं है, बैरोमीटर जुड़ा है प्रेशर मेजर करने का एपरेटस। अब समझिएगा, लिक्विड की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझिएगा। लिक्विड की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है, जैसे कि गैसेस में है, गैसेस के पार्टिकल हर मूवमेंट पे मूव करते रहते हैं, इधर उधर उधर हर जगह जाते रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। लिक्विड के उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है लिक्विड पार्टिकल में। लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनमें भी चूंकि वो फ्लो कर सकते हैं, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो भी मूव करते हैं, लेकिन गैस की तरह नहीं करते हैं। मान लीजिएगा ये एक पार्टिकल है, लिक्विड का एक पार्टिकल ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं। इस पार्टिकल की एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट में था और ये इससे टकरा गया, इस वाले पार्टिकल से टकराया। एक टक्कर होने का रिजल्ट होता है, समझिएगा टक्कर होने का रिजल्ट कैसे है। दो अभी ले लीजिए, दो बॉल ले लीजिए हाथ में, बॉल किसी की भी हो, क्रिकेट की, प्लास्टिक की, किसी की भी हो भाई, साइड में रख दीजिएगा, एक को नीचे रख दीजिएगा, एक को हाथ में ले लीजिएगा और ऐसे फेंक के मार दो। हाथ वाली बॉल को नीचे रखी मैं, तो जैसे ये जाएगी ये तो रुक जाएगी और वो आगे मूव करेगी। इसका मतलब इसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई। तो हर जब कॉलिजन होता है तो एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। तो इसकी एनर्जी का ट्रांसफर इसमें हो गया। इसमें पहले से खुद की एनर्जी भी थी, अब तो इसकी एनर्जी और आ गई, ये इससे टकरा गया। तो इस पार्टिकल में तो इसकी एनर्जी इसमें आ गई, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई, ये एक्साइटेड हो गया, इतनी एनर्जी आ गई कि इन लिक्विड में जो अट्रैक्शन, इन पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसे ये तोड़कर ऊपर की तरफ चला गया। दैट इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। यही है वेपोराइज हुआ, जिसे आप इवेपोरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग अलग होती है, इवेपोरेशन अलग होता है, ये इवेपोरेशन हो रहा है।
अब कुछ देर बाद चूंकि मैंने कवर किया हुआ है, जैसे ही ये इवेपोरेशन स्टार्ट होगा आपका, ये जो बैरोमीटर है इसमें रीडिंग आएगी, मरकरी ऊपर चला जाएगा, आप रीडिंग नोट कर लेंगे, इतने मिलीमीटर ऊपर चला गया, हाइट बढ़ेगी उसकी, इसका मतलब प्रेशर उतना है, रीडिंग बढ़ गई। ये पार्टिकल गए और इससे जाके टकरा गए और टकराने के बाद एनर्जी खत्म हो गई और एनर्जी खत्म होने के बाद ये कंडेंस हो गया, वापस नीचे आ गया। ये इवेपोरेशन हो रहा है, ये कंडेंसेशन हो रहा है, दोनों साथ साथ होने लगते हैं। जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, वेपर्स जो थे वो लिक्विड में बदलने लगते हैं, तो बैरोमीटर में एकदम से रीडिंग कम होने लगेगी। इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, कभी फ्लक्चुएशंस, कभी बैरोमीटर में रीडिंग बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी फ्लक्चुएशंस होंगे और कुछ देर बाद वो फ्लक्चुएशंस रुक जाएंगे। रुक जाने का मतलब कतई ये नहीं है कि रिएक्शन हो नहीं रही, इसमें इवेपोरेशन रुक गया या कंडेंसेशन रुक गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो रही है, दोनों हो रही है, दोनों हो रही है। ये वेपर में बदला वेपराइजेशन हो रहा है, ये कंडेंसेशन भी हो रहा है। चूंकि बैरोमीटर में रीडिंग में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब होता है जो वेपराइजेशन का रेट है, जो कंडेंसेशन का रेट है, वो बिल्कुल बराबर है। लिक्विड से वेपर्स में बदलने का रेट और वेपर से लिक्विड में बदलने का रेट बिल्कुल बराबर हो गया है। मतलब यहां पर क्या आया है जी, यहां पर है इक्विलिब्रियम। क्या सेटअप हुआ? इक्विलिब्रियम। याद है वर्ड? 11th का टॉपिक है भाई इक्विलिब्रियम, पूरा चैप्टर है, पूरी यूनिट है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, पूरी यूनिट है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, स्पीड बराबर हो जाए, वही यहां हुआ। जितनी स्पीड लिक्विड से वेपर में बदलने की है, उतनी स्पीड वेपर से लिक्विड में बदलने की है, दोनों रेट बराबर है। चूंकि दोनों रेट बराबर है तो वेपर्स बन नहीं रहे एक तरह से। एक मॉलिक्यूल वेपराइज होता है, ऊपर जाता है, तो एक मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाता है। वेपर स्टेज में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बराबर हैं, तो बैरोमीटर में रीडिंग बढ़ेगी नहीं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने ये एपरेटस रखा था, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने देखा इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, सीधी सी बात है, डेफिनेशन को समझना सबसे पहला वर्ड क्या आएगा? एट इक्विलिब्रियम। हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम, मेरे साथ लिख लीजिएगा, डायग्राम आप बाद में बनाइएगा। इक्विलिब्रियम पर किसी भी लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर बैरोमीटर बताता है, वही उसका वेपर प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो आप पूरा लिखें, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पहला क्या आएगा? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर of a vapors of a liquid, the pressure which is exerted by the vapors of a liquid is called its vapor pressure। मतलब आपको दोनों वर्ड्स एक साथ देने पड़ेंगे। कौन कौन से वर्ड देने पड़ेंगे? एट इक्विलिब्रियम भी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी। आप बाद में दे दीजिएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर, पहले वेपर प्रेशर, पहले इक्विलिब्रियम दे दीजिएगा चाहे तो। कैसे? एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर जो बैरोमीटर बताता, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। फिर से सुन लीजिएगा, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड, ब्रैकेट में लिख लें, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। यह है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। मीनिंग टेम्परेचर फिक्स है, आपने इस एपरेटस को जहां रखा वहां का टेम्परेचर न घट रहा है न बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम सेटअप आपने होने दिया। पता कैसे चलेगा? बैरोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो बैरोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट होने के बाद नजर आएगी, वही वेपर प्रेशर है। किसका है वो? इस लिक्विड के वेपर्स का है। क्यों बनी वेपर्स? काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स में। तो वेपराइज क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी की वजह से टकराए और टकराने से एनर्जी ट्रांसफर हुई और जो ऊपर वाली लेयर का पार्टिकल था उसकी एनर्जी बढ़ गई, जो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करते हुए बाहर निकल गई। तो ये रीजन था लिक्विड से वेपर बनने का। चूंकि वेपर बने तो फिर वेपर प्रेशर भी है। तो शुरुआत हमने आज करी वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बच्चों से एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मैंने भी क्लास में पूछी थी, आप बॉइलिंग पॉइंट से समझते क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड? मैं इसे हटाता हूं, इसे आप ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं।
वेपर प्रेशर के बाद, वेपर प्रेशर मेन टॉपिक है, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा ये, तो अब आगे तक यही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसी सा टॉपिक सिक्स स्टैंडर्ड से हम बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, बच्चे यही बताते हैं। फिर मैं पूछता हूं भाई बॉइलिंग हुई ये कैसे पता चला? सर लिक्विड गैस में बदल गया। बदलता तो है, लेकिन वो तो सभी टेम्परेचर पर बदलता है ना। कपड़े सूख जाते हैं 25 पर तो भी बदल रहा है, 55 पर भी बदलेगा। अभी तो मैंने बताया लिक्विड वेपराइज हो रहा है, मैंने टेम्परेचर थोड़ी ना कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या 200 है, मैंने नहीं बताया। किसी भी टेम्परेचर पर होगा वो काम, तो वो तो अलग चीज हुई। तो बॉइलिंग पॉइंट को अब समझना होगा सही से। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, अब समझना। हम प्लेन एरिया में रहते हैं, हिल्स पर नहीं रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर नहीं, हम प्लेन में हैं। और यहां पर जो हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग प्रेशर है वो 1 atm है। 1 atm मतलब मिलीमीटर में कितना? 760 mm। देखो जब mm लिखा होता है तो साथ में मरकरी होता है। 760 mm ऑफ मरकरी, Hg लिखा होता है। मरकरी क्यों है? क्योंकि ये बैरोमीटर में मरकरी फिल होता है, बैरोमीटर से मेजर किया गया है, तो बैरोमीटर में मरकरी, इसलिए mm ऑफ मरकरी हमेशा होगा। तो जब जब प्रेशर आप मिलीमीटर में मेजर करोगे तो mm के साथ आपको मरकरी दिखाई देगा। उसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको इंडिकेशन दिया गया है कि बैरोमीटर से मेजर की गई है और mm में है, मिलीमीटर में है, जो कि एक प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर की और भी कई सारी यूनिट होती हैं, हम इसके बाद उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आप समझिएगा बॉइलिंग पॉइंट को। किसको? बॉइलिंग पॉइंट को। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है, चेक कीजिएगा। हमारा एक लिक्विड है, वाटर मान लो, मुझे नहीं पता, वाटर ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड ले लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये 25 है यहां का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम 25 ही कंसिडर करते हैं। इसका वेपर प्रेशर वाटर ही अगर ये है, मुझे पता नहीं कितना होगा, मैं ऐसे ही मान लेता हूं। मान लीजिएगा रूम टेम्परेचर पे हमने वही एस्पिरेटस लगाया, इसका वेपर प्रेशर कितना आया? वीपी, मतलब वेपर प्रेशर जो लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड वाटर ही ले लेते हैं, तो मुझे नहीं पता कितना आएगा एक्चुअल में, लेकिन मैंने ऐसे ही मान लिया 100 mm है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर। वेपराइज तो हो रहा है, वेपर में तो बदल रहा है। हमने क्या किया? 25 से टेम्परेचर बढ़ाकर कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ा दिया, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। 100 से 200, 300 ऐसे होता जाएगा। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, फिर ये भी बढ़ता चला गया, और बढ़ बढ़ के किसके बराबर हो गया वेपर प्रेशर? सराउंडिंग प्रेशर, सराउंडिंग। ठीक है जी। और वाटर है तो किस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यही डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की है। क्या? इट इज द टेम्परेचर। पहले तो ये टेम्परेचर कोई पॉइंट या डेसिमल ये नहीं है। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। 1 atm ना बोले आप, क्या बोले? सराउंडिंग प्रेशर। वो क्यों? यहां का सराउंडिंग प्रेशर कुछ और है, हाई एल्टीट्यूड पे सराउंडिंग प्रेशर कुछ और है। प्रेशर कहीं का कम या ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही फ्लक्चुएट करेगा जैसे जैसे वेपर प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, सॉरी सराउंडिंग प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, वेपर प्रेशर नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू कतई नहीं है। अगर हम कह रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फिक्स होता है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट मैंने यहां बोल दी है, क्योंकि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी जगह का अलग अलग जगह का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। ये डिपेंड हाइट पर करता है। ऊपर चलते जाओगे सराउंडिंग प्रेशर कम होता जाएगा। इस कम प्रेशर की बात तो हमने हेनरी लॉ में भी कही थी, अब यहां भी कह रहे हैं। तो हाइट पे जाओगे तो सराउंडिंग प्रेशर कम होगा,
मान लो किसी पर्टिकुलर हिल स्टेशन पर हम हैं, वहां का सराउंडिंग प्रेशर 700 ही है, इतना है। तो वाटर को बॉईल करने के लिए हमें वेपर प्रेशर कहां तक पहुंचाना है? 700 तक। तो हिल्स पे जाते ही, हिल्स पे यहां पहुंचते ही कितना रह जाएगा जी? 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम होने लगेगा। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो प्लेन एरिया में 100 है, वही हिल्स पे जाके कितना रह जाता है? 100 से कम। मैंने तो एक आइडिया मान लिया 95, 100 से कम। वहां का सराउंडिंग प्रेशर जितना कम होता जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होता जाएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर ही क्या, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग प्रेशर। इसे गांठ बांध लो भाई। तो याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर लीजिएगा। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। It is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to surrounding pressure। लिखें आप 760 ना लिखें, सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है जी। साइड में नीचे ये भी लिख लें, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हम हिल्स पर जाते हैं, हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वहां का सराउंडिंग प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हिल्स पर कम हो जाता है। याद है, बचपन से क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आता जरूर है। क्वेश्चन होता है, भैया हम हिल्स पर गए और वहां हम राजमा ले गए, राजमा या छोले या फिर दाल यहां तो पक जाती है, पकने का मतलब होता है गल जाती है, कुक हो जाती है, मतलब वो सॉफ्ट हो जाती है। दाल लीजिए हमने यहां तो सर हमने रख दिया ओपन में और हमने गर्म किया और वो सॉफ्ट हो गई, कुक हो गई मतलब। लेकिन हम उसे अपने साथ हिल स्टेशन पर ले गए, सर वहां हमने बहुत देर तक गर्म किया, वो कुक नहीं हुई, वो सॉफ्ट नहीं हुई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चलो एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूं तुम्हें। अगर मैंने प्लेन एरिया में यहां पर वाटर लिया है और प्लेन एरिया में उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है भी, ठीक है जी। मैं थर्मामीटर लूं, उस पानी में मैंने डाल दिया, टच नहीं किया सरफेस से, पानी में डाला रखा ऊपर हाइट ऐसे, और फिर मैंने उस वाटर को गर्म किया। ठीक, मैंने उसे एक बर्नर उसके नीचे रख दिया, पानी उछल रहा है, थर्मामीटर में टेम्परेचर एकदम से तेजी से बढ़ेगा, 100 पे जाके रुक जाएगा। आप सोचेंगे अच्छा मैं कम टेम्परेचर दे रहा हूं, इस एक बर्नर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया इसलिए थर्मामीटर में 100 आया। थर्मामीटर पानी में है, ध्यान दीजिएगा। हमने 2-3 बर्नर रख दिए, सब बर्नर पूरी आग जला दी, खूब लंबी बड़ी बड़ी, पानी है, पानी में थर्मामीटर है, 100 से ऊपर नहीं जा सकता टेम्परेचर थर्मामीटर का। आप ये छोड़ो, पूरी पानी का बहुत बड़ा बर्तन लो और फर्नेस पे रख दो जिसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा बर्तन लो मेटल जो 2000 पर मेल्ट ना हो, उसमें रखो वाटर को। पानी के अंदर का टेम्परेचर 100 को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करता। कॉन्सेप्ट है ये लेटेंट हीट, फिजिक्स में आया होगा। अब समझें, कुक यहां प्लेन एरिया है, यहां का सराउंडिंग प्रेशर ज्यादा है, तो यहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 के करीब होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दाल कुक करनी है, उसे चाहिए मान लो 98 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तो वो मेल्ट हो जाएगी, सॉरी सॉफ्ट हो जाएगी, मेल्ट वर्ड गलत है, सॉरी, सॉफ्ट हो जाएगी, कुक हो जाएगी, ये बोलना चाहिए, कुक्ड, पक जाएगी, हम खा सकते हैं उसे। कितना था? 98 पर कुक होती है। पानी का कितना था? 100 पहुंच गया, 100 तक पहुंचा, वो कुक हो गई। हम उस दाल को लिया और हम हिल स्टेशन पर भाग गए, पहुंच गए जी, यहां तो कोरोना फैला हुआ है, कोविड है, हम हिल स्टेशन पर रहेंगे अकेले, बिल्कुल हम दाल लेके खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे, कोरोना बिल्कुल नजदीक नहीं आएगा, और हम एकदम से पहुंच गए वहां। हमने रखा, दाल ली, पानी में डाली और रख दी। अब हम इंतजार कर रहे हैं, गलेगी गलेगी, उसे आप हीट करते रहिएगा, वो नहीं गलने वाली है। गलने वाली मतलब वो सॉफ्ट नहीं होने वाली है, वो पकने वाली नहीं है। क्यों नहीं पकने वाली? हाइट पे जाते ही सराउंडिंग प्रेशर कम हुआ, सराउंडिंग प्रेशर कम हुआ तो वेपर प्रेशर जल्दी सराउंडिंग के बराबर हो गया, कम टेम्परेचर देना पड़ा, यानी कि वही वाटर था, लेकिन हिल्स पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता, 100 से कम हो जाता है, मान लो 95 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया।
कुक होने के लिए चाहिए 98, तो वाटर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां तक पहुंचा? 95 तक। आप कितनी भी देर लगे रहिए, 98 कभी पहुंचेगा ही नहीं, और कभी पहुंचेगा नहीं तो वो सॉफ्ट होगी कैसे? वो कभी सॉफ्ट नहीं होगी। ये है कॉन्सेप्ट कुकिंग का। कुकिंग, अगर मैं कहूं भैया दूसरा सॉल्वेंट बदल लो, ऐसा सॉल्वेंट ले लो वाटर की जगह जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। एक है सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डालो और ऐसे रखो, हीट करने के लिए एकदम से उतार लो विदिन अ मिनट। टेम्परेचर ऐसे 100 को क्रॉस करेगा, 200 पे तुरंत पहुंचेगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना? 350 को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन 100 को तो क्रॉस कर जाएगा ना। सारी दाल 1 मिनट में कुक हो जाएंगी भाई, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसे खा तो नहीं सकते ना। तो बात सॉल्वेंट की है। जब हमें ज्यादा हीट चाहिए होती है तो हम उस सॉल्वेंट को लैब में यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो दिमाग में इस बात को रख लो, बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, लिख लो, हाईलाइट कर लो कि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आपकी ये उंगली 100 डिग्री तक जलती नहीं है, आपको कुछ फील नहीं होता, मैं तो एकदम मजबूत हूं, मेरी 100 डिग्री तक नहीं जलेगी, तो पानी को आप किसी फर्नेस में रख दीजिएगा, उंगली डाल दीजिएगा, नहीं जलेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर कभी भी 100 को क्रॉस नहीं करेगा प्लेन एरिया में। हिल्स में जितना भी वहां का वेपर प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर कम होगा, उसी हिसाब से वो भी कम होगा। ये कॉन्सेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट का। अब क्वेश्चन बड़ा है, बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया होगा आप लोगों ने, कुकिंग के बारे में भी सेंटेंसेस लिख लो। एक क्वेश्चन बड़ा है, हम स्कूल चाहे तो भैया दिल्ली में है, गाजियाबाद में, एनसीआर में, पूरे ऑल इंडिया कहीं भी है, हिल्स पर स्कूल है और फॉरेन कंट्री में स्कूल है, बहुत हाइट पे है, हर जगह पढ़ाया जाता है, लिखा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऐसे कैसे लिख दे सकते हैं? ये तो वेरी करता है। हिल्स के स्कूल में अलग पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाते तो नहीं है, पढ़ाते तो 100 है। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉइलिंग पॉइंट के बाद नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मैं डालता हूं, आप भी मेरे साथ डालो। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, आपने एक वर्ड सुना होगा एनटीपी, एक होता है एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दोनों में टेम्परेचर इक्वल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर अलग है। नॉर्मल प्रेशर इक्वल टू 1 atm एंड द स्टैंडर्ड प्रेशर इक्वल टू 1 bar। 1 bar, बार छोटी है, यूनिट है 1 atm से। चलो डिस्कस करेंगे, पहले नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डाल लो ताकि हम इसे डिफाइन कर सकें। लिखिएगा, इट इज द टेम्परेचर, मेरी बातों को समझना, सुन लो पहले, बाद में अपने आप लिख लेना। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। ये 1 atm ही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बुलाते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हमने नॉर्मल प्रेशर का यूज किया, लिख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है भाई साहब, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या है? बिल्कुल सिमिलर है। इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, मैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 bar, atm नहीं, 1 bar। तो स्टैंडर्ड 1 atm, तो नॉर्मल, और सराउंडिंग प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट केवल। तो जब हम कहते हैं ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो गलत वर्ड है, बोलना चाहिए वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि नॉर्मल में सराउंडिंग नहीं है। 1 atm कर दिया, फिक्स कर दिया, तो टेम्परेचर फिक्स हो गया है। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बॉइलिंग पॉइंट का। अब से बिल्कुल बताएं, कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। नॉर्मल पूछे तो 1 atm, स्टैंडर्ड पूछे तो इक्वल टू 1 bar। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 bar। चलिए जी, बॉइलिंग पॉइंट ओवर होता है, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही इसमें लगा हुआ था। आगे बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, जो कि वेपर प्रेशर का अगला टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। राउल्ट्स लॉ
राउल्स लॉ की नीड क्या है और ये करता क्या है ये समझ लें पहले, फिर हम इसके डेफिनेशन मीनिंग की बात करेंगे। देखो आपके पास एक लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड ए, दूसरा भी लिक्विड है, लिक्विड बी। तो दोनों ही चूंकि लिक्विड है, अगर ए को हम सॉल्वेंट मान लें तो बी सॉल्यूट हो जाएगा, और बी अगर सॉल्यूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी सॉल्यूट है, वो बी लिक्विड है, वॉलेटाइल है, वेपोराइज होता है, मतलब वेपोराइज होता है, तो इसे बोलेंगे जो सॉल्यूशन होगा वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन। भाई देखो वाटर लें, वाटर में मैं नमक डाल दूं तो मैंने सॉलिड डाल दिया, तो सॉलिड तो वेपोराइज होता नहीं, लिक्विड ही वेपोराइज होगा, तो वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोला जाता है, और जो वेपोराइज हो जाए उसे बोलते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो चूंकि दो हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो पूरी हेडिंग डालना राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल मतलब जो वेपोराइज हो रहा हो, मतलब लिक्विड ही हो, सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आगे पढ़ेंगे वो होगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, समझिएगा। तो दो लिक्विड हैं ए और बी, इसका वेपर प्रेशर मान लीजिएगा 200 mm है और इसका प्रेशर 100 mm है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक, वो रूम टेम्परेचर ले लीजिए चाहे तो दो लिक्विड है, दोनों का इनिशियल मिक्स करने से पहले, मिक्स नहीं किए, अलग अलग है, सेपरेट है, तो सेपरेट अलग अलग हैं, तो इसके वेपर प्रेशर को हम डिनोट कर लेते हैं, चूंकि ये ए का है तो प्रेशर ऑफ ए का है, इनिशियल है तो नॉट लगा लेते हैं, पी नॉट ए मीन्स द इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। इनिशियल मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले वाली कंडीशन। फिर ये इसका नाम आ जाएगा पी नॉट, ये भी मिक्स नहीं किया, बी ये भी मिक्स नहीं किया, तो इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ऐसी कंपोनेंट ले लिए आप, ये मान लीजिएगा। अब हमने इन दोनों को इसमें मिक्स कर दिया, दोनों को एक बीकर में डाल दिया, तो अब ये लिक्विड नहीं, अब ये सॉल्यूशन है किसका, ए और बी का, सॉल्यूशन ए बी नाम इसमें दे दिया, इसमें लिक्विड ए है लिक्विड बी है, दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही वेपराइज होते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है, इस सॉल्यूशन का प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होगा? तो आंसर आया भाई पी टोटल कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट के बराबर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है, देखो पार्शियल वर्ड मैंने बोला, पार्शियल का मतलब क्या है, या अकेले अकेले थे तो मैं वेपर प्रेशर बोल रहा था, चूंकि यह मिक्स है, मिक्स इन कंडीशन में एक के वेपर प्रेशर को पार्शियल बोलते हैं, आंशिक, मतलब पूरा हिस्सा उसका नहीं है, कुछ हिस्सा उसका है। तो मिक्सचर स्टेट में इंडिविजुअल तो हमें पता है भाई कितना है, ए का 200 है जब वो अकेला था, बी का कितना था 100 है जब वो अकेला था, लेकिन अब मिक्स है, तो मिक्स के अंदर ए के प्रेशर को जितना भी होगा, अभी नहीं पता कितना है, उसका नाम हमने दे दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी का नाम दे दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों को जो टोटल करके आएगा दैट इज द पी टोटल, जो टोटल सॉल्यूशन का होगा। बट क्वेश्चन ये है मिक्स करने से पहले इसका 200 था, मिक्स करने से पहले, तो क्या मिक्स करने के बाद भी ए का वेपर प्रेशर 200 ही रहेगा या बदलेगा? तो आंसर है बदल जाएगा, अदरवाइज से पी ए क्या पी नॉट ए ही लिख देते, तो ये पी नॉट ए के बराबर कतई नहीं है, ये पी नॉट बी के बराबर भी नहीं है। तो क्वेश्चन है
ये टोटल फिर आएगा कहां से जब ये पता ही नहीं हमें? ये तो हमने ऐसे लिख दिए भैया पी टोटल कितना, पार्शियल प्रेशर ए का ले लो, बी का ले लो, जोड़ दो। लेकिन जोड़े किसे हैं? वैल्यू कहां है? ये थोड़ी ना है वैल्यू, ये अलग है। जब अलग थे मिक्स किए तो फिर बदल गया, बदल गया, ध्यान देना, बदल गया, क्योंकि किस प्रोपोर्शन में ये मिक्स किए गए हैं इस पर भी डिपेंडेंट है। इन दोनों का जो टोटल है पीए की वैल्यू इससे हमेशा कम होती है, पीबी की वैल्यू भी इससे हमेशा कम होती है। यानी कि जो इनिशियल वेपर प्रेशर है उससे वैल्यू क्या हो जाती है? कम। ये राउल्स लॉ ने बताया। राउल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है मिक्सचर स्टेट में किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है पीए, ये वाला, ये किसके बराबर होता है? ये होता है एक मल्टीप्लीकेशन के बराबर। किस किस की मल्टीप्लीकेशन? इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, ए है तो ए वाला, एंड इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया है उसका मोल फ्रैक्शन। एक्स लग रहा है, जाई बना देता हूं, जाई है भैया, ये जाई। तो यही राउल्स लॉ है। क्या कह रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, राउल्स लॉ, आपने हेडिंग क्या डाली है? राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें आप लिखेंगे इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस लॉ, इट स्टेट्स दैट, मेरे साथ लिख लीजिएगा, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, फिर चाहे वो कोई सा भी कंपोनेंट क्यों ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इनिशियल वेपर प्रेशर, इनिशियल नोट लगा, इनिशियल वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन लिखना ना भूलें, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है। दूसरा, मैंने वही स्टेटमेंट पीवी पर भी अप्लाई करता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इनिशियल वेपर प्रेशर एंड इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ऐसे निकलेंगी वैल्यू। मैं यहां वैल्यू रखूंगा पी टोटल, पीए की वैल्यू क्या है? पी नॉट ए इंटू जाई ए, पीबी की वैल्यू क्या है? पी नॉट बी इंटू जाई बी। तो पी टोटल हम निकाल पाएंगे। एक बात मैंने बोली थी, पीए की वैल्यू पी नॉट ए से कम है क्योंकि जाई ए की वैल्यू 1 से कम है, 1 नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन टोटल 1 है, इसका मतलब एक का पॉइंट 1 से कम है, पॉइंट में आएगा। चूंकि 1 से कम है, मल्टीप्लाई करोगे 200 को तो 200 से कम आएगा पीए की वैल्यू। वही हालत पीबी की भी होगी, दोनों की कम आएगी, दोनों को जोड़ोगे तो पी टोटल कम आएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन बनाया बिना एपरेटस सेट किए हमने इसका टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया, किसकी हेल्प से? राउल्स लॉ की हेल्प से। यही राउल्स लॉ है। डेफिनेशन भी मैंने बता दी, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल, पूरा ड्रॉ करके सब कुछ। तो ये था आपका राउल्स लॉ। किसके लिए था? फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो वेपोराइज हो जाता है, जो वेपर में बदल जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं, दूसरी कंडीशन भी मुझे बतानी है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा चेंज है, ये नोट कर लिया होगा। फिर से हेडिंग है राउल्स लॉ, बट इस बार है फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पूरा लिखिएगा, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पूरी हेडिंग बनाए, एक ही लाइन में बनाए आप लोग, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो वेपोराइज ना हो ऐसा सॉल्यूट, ये रहा। अब हमने ये लिक्विड नहीं लिया, हमने इसे क्या ले लिया? पाउडर, NaCl मान लो, ग्लूकोज मान लो, शुगर मान लो। चूंकि ये सॉलिड है तो वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं भाई, वेपराइज का होगा, शुगर को रखे रखो, वेपर में थोड़ा ना बदलेगा। तो इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 0। अब ये लिक्विड नहीं था, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में ये आ जाएंगे, इस तरह से बनेगा। पीबी की वैल्यू देखें कितनी है, पी नॉट बी की वैल्यू 0, 0 पुट करिए, मल्टीप्लाई करिए, पीबी 0।
पीबी 0 मैं यहां पुट कर देता हूं, पीबी की वैल्यू 0 है। देखिएगा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, तो पी टोटल इक्वल टू पी ए, चूंकि पीबी तो 0 आ चुका है तो पी ए ही है, पी टोटल इक्वल टू पी ए, और पी ए कितना है जी, पी ए की वैल्यू क्या कहती है ये, पी नॉट ए इंटू साई। अब स्टेटमेंट हमें इसके रिगार्डिंग में बोलनी होगी। रॉड्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट नहीं बोलते, इसमें क्या बोलते हैं, क्योंकि टोटल वही है पीए के बराबर, सॉल्वेंट वाला है, सॉल्यूट तो है ही नहीं, उसका कोई प्रेशर ही नहीं है। तो टोटल, मेरे साथ लिखना, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हम लिख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये वर्ड तो पहले से भी है, इट स्टेट्स दैट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसे छोड़कर आगे बढ़िए, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन भी सॉल्वेंट का है, तो ये पी टोटल में अपने बोला गया स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव था, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपोराइज नहीं होता, उसके वेपर प्रेशर नहीं होता, तो पीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी, पीए पर टोटल डिपेंडेंट होगा। ये फिर से बना लीजिएगा डेफिनेशन लिखने के बाद सारी चीजें एक साथ। मुझे रफ करना होगा भाई, आगे बढ़ रहे हैं, मैं रफ करता हूं इसे सारे को। चलिए हटाता हूं। डाल्टन्स लॉ, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर से है, सॉल्यूशन से तो ये है नहीं, फिर भी हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, डाल्टन्स लॉ, छोटी सी हेडिंग, राउल्स लॉ के अंदर ही ये सब चल रहा है, बल्कि वेपर प्रेशर के अंदर ये सब चल रहा है, कोरिलेशन वेपर प्रेशर से ही। डाल्टन्स लॉ ये स्टेट्स ऑफ मैटर का लॉ था, याद हो तो, सबसे पहले बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर गैलुसाक्स लॉ, फिर गैस इक्वेशन, आफ्टर दैट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पूरा सेंटेंस क्या, पूरी हेडिंग क्या थी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये कहता था भैया एक चैम्बर ले लो, एक कमरा ले लो, एक सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें 3 गैस भर दीजिए, 4 गैस भर दीजिएगा, तो टोटल प्रेशर जो होगा उस चारों गैसेस का मिक्सचर वो उन सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। बिल्कुल सही था, ऐसे था ये। पी टोटल जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, डॉट डॉट डॉट, कितनी भी गैसेस क्यों ना हो। और जब बात आती है सर एक गैस का कैसे निकालें, ये गिवन नहीं है, टोटल गिवन है, तो एक का कैसे निकालें, आप समझना। पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस इज इक्वल टू पी टोटल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये है फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन मिक्सचर, तो ये गैसेस का था, इसे भी नोट कर। अब मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं, डाल्टन्स लॉ इसे आप लिखें, पीबी के लिए भी लिख सकते हैं, पी टोटल इंटू जाइबी, पीसी के लिए भी लिख सकते हैं, यह गैसेस के लिए है, ब्रैकेट में डाल लें बड़ा बड़ा, ओनली फॉर गैसेस, लिक्विड पर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का ही लॉ भी तो है, ये लिख लिया हो तो इस फॉर्मूले को ही लिखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। पीबी के रिगार्डिंग में भी लिख लें, पीबी इक्वल टू पी टोटल इनटू जाइबी। अब मैं जरा कोरिलेशन की कोशिश करता हूं, दिमाग यही रखना, थोड़ा मुश्किल होगा, हटा रहा हूं उसको। देखो भाई मुश्किल है, दिमाग यहीं पूरा इधर उधर ना जाए। ये सॉल्यूशन है, ए और बी दोनों ही लिक्विड है,
मतलब वोलेटाइल वाला पहला वाला, दोनों लिक्विड है। दोनों लिक्विड है जी। हमने ऊपर से इसे बंद भी कर रखा है, क्लोज्ड। थोड़ा ढंग से क्लोज कर लेते हैं, क्लोज्ड। इस सॉल्यूशन के अंदर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। जो राउल्ट्स लॉ याद है आपको, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू इट्स इनिशियल वेपर प्रेशर इनटू जाइए। ये जो जाइए है इसको समझना है, ये सॉल्यूशन में है, मतलब ये यहां पर है, सॉरी यहां सॉल्यूशन से लिया गया है। पीबी के लिए भी लिखूंगा, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जाई बी। तो ये भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूशन स्टेट में जाई ए और जाई बी, राउल्ट्स लॉ में जो जाई ए जाई बी है वो सॉल्यूशन में है। मैंने डेफिनेशन में भी बोला, चूंकि ये वेपराइज होगा, वेपर्स बन रहे हैं, थोड़े बड़े बन गए, छोटे कर देते हैं, इसके वेपर्स बन रहे हैं, वेपराइज हो रहा है। ठीक है जी, सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, इसका मतलब ए भी वेपराइज हो रहा है और बी भी वेपराइज हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें ए का प्रेशर इतना है, यहां पर है ये, बी का प्रेशर जो भी है वो पीबी है। कैसे निकाल लिया हमने? इसके इनिशियल वेपर प्रेशर और राउल्ट्स इससे इसके जाइए सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करके ही निकाल लिया, इसके अंदर जो वेपर प्रेशर था पी ए और पीबी। अब इसके अंदर मैं पेन बदल लेता हूं। अब ये गैसियस स्टेट है, इसमें भी ए और बी है, दोनों के वेपर्स हैं, ए के भी बी के भी। अब मुझे यहां दोनों की कंपोजिशन निकालनी है। कंपोजिशन मतलब ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में कंपोजिशन निकालनी है तो इससे निकलेगी, मतलब मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ से लिखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन स्टेट में निकालनी है, वेपर स्टेट में मुझे निकालनी है कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। तो फिर गैसेस स्टेट में तो राउल्ट्स लॉ काम नहीं करता, गैसेस स्टेट के लिए डाल्टन्स लॉ है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू जाई, पीबी पी टोटल इक्वल टू जाई बी। अब समस्या एक आती है, सर इसमें तो चलो ये जाई ये है, यहां जाई बी है, लेकिन सर सिंबल एक ही है। इसका भी जो सॉल्यूशन में है लिक्विड फॉर्म में वो भी जाई बी से मोल फ्रैक्शन हो गया, और जो वेपर बने उनके उनमें जो मोल फ्रैक्शन है वो भी जाई बी से सर बदल दो। तो हम इसे ले लेते हैं वाई ए वाई बी। ठीक, कुछ भी ले लो, जाई ए डैश ले लो अगर कंफ्यूजन हो तो, ऐसा थोड़ी है कोई सिंबल है। जाई ए डैश जाई बी डैश। डैश क्यों लगाया? वेपर फेज और लिक्विड फेज को थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। वाई ए लगा देती हैं बुक्स, वाई आई लगा देती हैं, तो वो गैसियस स्टेट के लिए है, वो इंडिकेट करती है। तो ये गैसियस स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है वो डाल्टन से निकलेगा, ये डाल्टन्स लॉ है। सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो राउल्ट्स लॉ से निकलेगा। अब क्वेश्चन है सर इसमें जो पी ए है बिल्कुल यही है, पी टोटल इन दोनों का टोटल है। ठीक है जी, तो थोड़े प्रॉब्लमैटिक तो ये है, राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ। अभी तो हेनरी लॉ भी मिक्स कर लो तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। हेनरी लॉ मिक्स होता नहीं, क्योंकि वो क्या था, गैस को डिसॉल्व करना पड़ता है, तो बाहर से कोई दूसरी गैस होती है। लिक्विड वाटर है, जैसे ऑक्सीजन गैस है या CO2 गैस है या नाइट्रोजन, बाहर से गैस है, इसमें नहीं है, इसकी तो लिक्विड ही वेपराइज हो रहा है। मान लो वाटर इथेनॉल है, यहां वाटर इथेनॉल का कंपोजिशन क्या है, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है, वेपर भी दोनों के बने, तो वहां कितना है, तो ये लेना होता है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं
तो होपफुली और अच्छे से समझ में आए, ड्रॉ कर लीजिएगा तो कि दोनों का डिफरेंस क्लियर हो। पर दिमाग में रखिए डाल्टन्स लॉ से गैसियस स्टेट में जो दो AB आ गए उनकी कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन निकलेगी, और सॉल्यूशन स्टेट में लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन जो निकलेगी वो राउल्ट्स लॉ से निकलेगी। बाकी PA PB दोनों में इक्वल है, P टोटल इसके PA प्लस PB का टोटल यहां पर आएगा। चलिए मैं इसे हटाता हूं, एक क्वेश्चन देकर मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश फिर से करता हूं, फिर से ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन जिसमें दोनों की कंपोजिशंस पूछी गई है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B, प्योर मतलब मिक्स करने से पहले, दोनों का वेपर प्रेशर R 450 एंड 700 mm ऑफ मरकरी, मिलीमीटर के साथ मरकरी लिखा होगा रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600। देखो टोटल दोनों के टोटल से बहुत कम है, 700 450 के टोटल से बहुत कम है, बताया था कम आता है। कंपोजिशन पूछिए, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज की भी पूछी है। तो पहले हम नॉर्मल इसका एक डायग्राम बना लें ताकि समझा सकें। पहले है ये लिक्विड A है, ये लिक्विड B है, दो है। प्योर लिक्विड A का 450 है वेपर प्रेशर, दूसरे का 700 है। इसे P0 A बोलेंगे चूंकि इनिशियल है प्योर में, तो इसे P0 B बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल भी गिवन है भैया, टोटल वेपर प्रेशर 600 है। P टोटल इक्वल टू 600 mm, P टोटल गिवन है। कंपोजिशन निकालनी है, पहले हम सॉल्यूशन मिक्सचर में निकाल लेते हैं। इन्हें मिक्स किया गया, इसे इसमें उड़ेल दिया, इसमें भी इसमें उड़ेल दिया, और ये ज्यादा हो गया। तो यहां पर जाइए और जाइबी आपको यहां फाइंड करने हैं। पहले किस स्टेट में? लिक्विड वाले में, सॉल्यूशन वाले में। तो इसके लिए तो राउल्ट्स लॉ लगाते हैं, मैं लगा रहा हूं। PA इक्वल टू होता है P0A इंटू Xi, और PB इक्वल टू होता है P0B इंटू Xi। मैंने ये राउल्ट्स लॉ से लिखा। P टोटल किसके बराबर होता है? P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। राउल्ट्स लॉ पर ही है, हम नहीं बदल रहे, यही था। वैल्यू में पुट करता हूं, P टोटल इक्वल टू PA की वैल्यू P0A इंटू Xi, P0B की वैल्यू P0B इंटू Xi। P टोटल 600 है इक्वल टू P0A 450 है इंटू Xi प्लस, मुझे नहीं पता Xi निकालना है, P0B 700 है। अब आए Xi भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा Xi प्लस Xi इक्वल टू 1। तो Xi अगर निकालना हो तो क्या करें? 1 माइनस Xi। तो Xi की जगह मैं क्या रख दूं? 1 माइनस Xi। दोनों का टोटल 1 है भाई, मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 है, पता है हमें। तो देखिए 600 450 Xi प्लस 700 माइनस 700 Xi, मल्टीप्लाई कर दिया 700 को अंदर। देखते हैं माइनस कितना बचा, 450 और ये 700, ये बचा माइनस का 250 Xi। तो इधर बच गया भाई, माइनस है प्लस है, इसे इधर ले आओ, माइनस 100 इधर बच गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 100 को डिवाइड कर दो 250 से, कितना आ जाएगा जी? 0.4। Xi इक्वल टू 0.4 में इधर लिख लेता हूं। Xi कितना आया? 0.4, और तो Xi भी कितना आ जाएगा? 0.6। ये आ गया यहां का
कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर आ गई, जाई ए भी आ गया, जाई बी भी आ गया। एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे, 25 × 4 = 100, 0.4 आएगा। तो 1 से माइनस कर दिया 0.4 को, तो दूसरा 0.6। तो कंपोजिशन इन लिक्विड इन मिक्सचर फेज तो ये आ गई 0.4, 0.6। अब क्वेश्चन है सर वेपर फेज में भी तो निकालनी है। वेपर्स का कौन से वाले, यहां जो वेपर्स बनेंगे उनकी भी कंपोजिशन निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है गैस स्टेट में भी कंपोजिशन निकालो, मतलब डाल्टन्स लॉ लगाओ। मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि इसमें कम है यहां का। अब गैस स्टेट से भी हटा देता हूं। नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो पीछे करके कर लीजिएगा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, लिख ले ऊपर, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू पी टोटल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। जाई डैश लगा लिया था हमने, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं वेपर स्टेट के। पीए है क्या हमारे पास, नहीं सर, पीए तो ये है भाई, पी टोटल इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो पीए की वैल्यू हमने ये रखी, ये कितनी है, पीए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जाई, ये वाला पी नॉट ए कितना था 450 मल्टीप्लाई बाय जाई कितना है 0.4 इक्वल टू पी टोटल है हमारे पास 600 इंटू जाई ए डैश, सॉरी डैश। मैं अब से रफ कर दूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आया, पॉइंट से 0 हटाओ, 45 इंटू 4 90 180 इक्वल टू 600 इंटू जाई ए डैश। तो 180 डिवाइडेड बाय 600 इक्वल टू जाई ए डैश। 6 3 18 जाई ए डैश इक्वल टू 0.3 डिवाइड कर लें आप। तो जाई बी डैश कितना होगा जी, 1 से माइनस कर दें 0.7। वेपर फेज कंपोजिशन ये है, लिक्विड फेज कंपोजिशन ये है। लिक्विड फेज में जाई ए 0.4 है मोल फ्रैक्शन और जाई बी 0.6। यहां बदलाव है, ए वेपर में थोड़ा कम आया है, बी वेपर में थोड़ा ज्यादा आया है। दोनों में कंपोजिशन अनइक्वल हैं, लिक्विड स्टेट में अलग हैं, गैसेस स्टेट में दोनों कंपोनेंट की कंपोजिशन अलग है, डिफरेंट है। जब इक्वल होती है लिक्विड स्टेट में भी और गैस स्टेट में भी, मतलब वेपर स्टेट में, तो एक बड़ा अच्छा नाम है जो कि आने वाला है, बाद में बताएंगे उसे जब उसका टॉपिक आएगा। अभी तो पहले राउल्ट्स लॉ चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज आपको दिए जा रहे हैं, देखिएगा, चेक कीजिएगा होमवर्क के क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.16 2.36 दो क्वेश्चंस हैं। इसमें हेप्टेन एंड ऑक्टेन लिखा होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद बनाना है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। हेप्टेन 7 कार्बन को हेप्ट बुलाते हैं, C7। हेप्ट एन लिखा है, एल्केन है तो CnH2n+2 होगा, तो C7 है तो H7 2 14 + 2 16, C7H16 हो जाएगा। ऑक्टेन C8H18 हो जाएगा। तो मोलर मास आपको इनका निकालना होगा। ये दो लिक्विड का मिक्सचर है हेप्टेन और ऑक्टेन का। उसमें लिखा हुआ आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, वो आप सॉल्यूशन समझिएगा। और प्रेशर किलो पास्कल में दिया है, आप उसी में लेकर चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चेंज नहीं करना कहीं भी। 2.36 में भी दो का मिक्सचर है। इसमें टॉर में दिया होगा, टॉर लगभग मिलीमीटर के बराबर होता है, इक्वल भी बोल सकते हैं, लेकिन माइनर डिफरेंसेस है। माइनर की 10 की 0.000060 लगा होगा, उसके बाद डिफरेंस शुरू होता है, तो इक्वल बोल सकते हैं। लेकिन आए कि बिल्कुल 100% इक्वल है तो फिर अलग है। तो टॉर लेके चलें, टॉर को टॉर लेके चलें, TORR, वो भी प्रेशर की यूनिट है। तो दोनों में अलग अलग है, बाकी रिलेशन आपको बता दिए जाएंगे सारे प्रेशर के यूनिट्स के। तो दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ना हो तो आप लाइव क्लास में पूछिएगा।